कल हम लोगों ने सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ये क्या होते हैं और इन दोनों में जो बुनियादी डिफरेंस है वो क्या है। ठीक है जी, आज हम यहीं से अपनी कहानी शुरू करेंगे और सिर्फ एक और छोटी सी चीज़ जो है ना वो हम देखेंगे, विच इज़ मल्टीपल कंपाउंडिंग इन ए ईयर। और फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम लोग अपने जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको शुरू करेंगे। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट है क्या। देखें, कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्टेन टाइम पीरियड गुजारते हैं। इस टाइम पीरियड के दौरान जितना भी इंटरेस्ट अक्रू हुआ होता है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है और प्रिंसिपल बढ़ जाता है। फिर अगला टाइम पीरियड जब गुजरता है तो उस टाइम पीरियड के दौरान जितना इंटरेस्ट होता है वो भी प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। सो देयर इज एन इंक्रीज इन कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर एक इंक्रीज का कॉन्सेप्ट है जो हर वक्त आ रहा है और चीज़ें इंक्रीज होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसमें फिर एक और चीज़ आती है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, कि साल में कितनी दफ़ा कंपाउंडिंग की जा सकती है। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, नॉर्मली कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने से आपके फ्यूचर वैल्यू पे फ़र्क आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि बैंक ए है, वो इंटरेस्ट दे रहा है 10% और उसकी साल में 2 दफ़ा कंपाउंडिंग करता है, कंपाउंड सेमी एनुअली, राइट। और एक बैंक बी है जो 10% इंटरेस्ट ही देता है लेकिन उसकी कंपाउंडिंग जो है वो एनुअली करता है। अब सेमी एनुअल कंपाउंडिंग का मकसद क्या है, मतलब क्या है इसका? ये मतलब है कि साल में 6 महीनों के बाद आफ्टर द 6 मंथ्स आपकी अमाउंट के ऊपर 5% का डिस्काउंट लगेगा, या इन अदर वर्ड्स 10% का डिस्काउंट आधे साल के लिए लगेगा और आपका जो इंटरेस्ट बनेगा वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा और फिर अगले 6 महीनों के लिए इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, यानी कि हम लोग यहां से चले, ये हमारा एक साल है, 1000 रुपया लोन था। जैसे ही 6 मंथ गुजरे हम लोगों ने क्या किया, हमने 1000 रुपये के ऊपर 10% का इंटरेस्ट लगाया 6 महीनों के लिए। तो ये कितना बना? ये बनता है 500 रुपये। और हमारे पास इस 6 महीने के पीरियड में, क्योंकि साल में 2 दफ़ा कंपाउंडिंग हो रही है तो 6-6 महीनों के बाद कंपाउंडिंग होगी, तो जब ये इस कंपाउंडिंग पे हुआ तो हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सॉरी ये 500 नहीं 50 रुपये बनेगी, तो 1050 हो गई, 1050 हो गई। अब अगले 6 महीनों के लिए इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1050 रुपये के ऊपर लगेगा 10%, 6/12 के टाइम पीरियड के लिए। तो ये ज़रा बताएं, देखें कितना बनता है, कैलकुलेट करें ज़रा। 1050, 10%, 6/12। विजिबिलिटी मार्कर की ठीक है ना, रेड कलर की? कितना जी? 52.5। तो इसका मतलब यह है कि साल के एंड पे आपके पास जो अमाउंट बन गई है 1050 एंड 52.5 इज 1102.5। लेकिन अगर ये पूरा बैंक एक साल में एक दफ़ा कंपाउंडिंग करता तो फिर क्या होता? हम 1000 रुपये से शुरू करते, 1000 रुपये के ऊपर 10%, 12/12, यानी कि एक साल के लिए डिस्काउंट मिलता, एक साल के लिए आपको इंटरेस्ट मिलता और ये अमाउंट कितनी बन जाती? 100 रुपये। तो आपकी अमाउंट बनती 1100 रुपये। 2 रुपये 50 पैसे का डिफरेंस आ गया है। बैंक ने हालांकि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 10%, एक ने कहा था दूसरे ने भी 10% कहा था, दोनों ने ये कहा था कि 10% डिस्काउंट देंगे, लेकिन क्योंकि कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी फर्क हो गई, जैसे ही एक दफ़ा कंपाउंडिंग हुई है उसके बाद अगले 6 महीनों के लिए 1000 रुपये नहीं बल्कि 1050 के ऊपर इंटरेस्ट लगा है
और ये जो टाइम पीरियड है इसमें थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट लगा है, और वो जो थोड़ा सा ज्यादा है वो एंड पे आपको नजर आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी में हेर फेर होता है। इस हेर फेर की वजह से आपको फॉर्मूला में कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि फ्यूचर वैल्यू S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर T होता था। हम लोग एक नया फैक्टर कैलकुलेट करेंगे जिसे हम कहते हैं N, और N होता है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इन ए ईयर, यानी कि साल में कितनी दफा फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग होती है। अगर सेमी एनुअली लिखा हो तो साल में 2 दफा कंपाउंडिंग होती है, तो N कितना होगा जी 2। अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली लिखा हो तो साल में 4 दफा कंपाउंडिंग होती है, तो N होगा 4। अगर कंपाउंडेड मंथली लिखा हो तो साल में 12 दफा कंपाउंडिंग होती है और N होगा 12। तो जो भी N आएगा उसको हमेशा R पे डिवाइड करना है और टाइम से मल्टीप्लाई करना है। जिधर जिधर जहां जहां भी R लिखा हुआ है छोटा वाला, उसको उसको N से डिवाइड कर देना है, ठीक है, और टाइम को N से मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पे भी रूल वही है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भाई हमेशा हम लोग रेट पर एनम लिया करेंगे, रेट विल ऑलवेज बी पर एनम एंड टाइम विल ऑलवेज बी एनुअली। अक्सर वो आपको टाइम जो है वो कभी मंथ में दे दिया करेगा, टाइम आपको क्वार्टर्स में दे दिया करेगा, टाइम आपको जैसे मर्जी दे दे। आपने ये करना है कि टाइम को एनुअल में कन्वर्ट करना है कि वो कितने साल बनते हैं, और रेट को आपने पर एनम लेना है, ठीक है। अगर रेट पर एनम नहीं है, पर मंथ है, तो सिंपल उसको 12 से मल्टीप्लाई करके पर एनम कर लें। रेट अगर पर क्वार्टर है तो पर क्वार्टर को 4 से मल्टीप्लाई करके पर एनम में कन्वर्ट कर लें। तो ये है जनाब हमारा फर्स्ट सेट ऑफ कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने डिलीवर करना था। कल हम ये आखिरी बात नहीं कर सके थे, वक्त की कमी की वजह से, कुछ स्टार्ट करने में भी वक्त लगा। तो आज हम लोगों ने अब ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है जी, कंपाउंडिंग का, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी का। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं जी, और फिर इंशाल्लाह इसके बाद आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने। ये क्या लिखा हुआ है जी, डिस्प्ले सेटिंग, इसमें क्या लिखा हुआ है ये वाली ऑप्शन, ये क्या है, डुप्लीकेट स्लाइड व्यू पे जाना हमने। अगर ये सिलेक्ट कर लेगा तो क्यों नहीं कनेक्ट कर रहा, दोनों डिसेबल्ड है, दोनों ही डिसेबल्ड है, ठीक है, चलें दफा करें इसको। अच्छा, ऊपर वाला सिलेक्ट करते हैं, नहीं हो रहा। एक्सटेंड करने से उधर नहीं आता, देयर इज ए डिफिकल्टी हियर। इधर ही हमारे पास जो है ना ये क्वेश्चंस नजर आएंगे। पहला सवाल जो हम लोगों ने डिस्कस करना है दैट इज सिंपल। जो क्वेश्चंस हैं वो तो आप लोग कर लेंगे, आपने किए हुए होंगे। हम लोग कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक सवाल ये है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए सम ऑफ मनी टू डबल इटसेल्फ एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आपको पी नहीं दिया हुआ, एस भी नहीं दिया हुआ, हाँ आपको रेट दिया हुआ है 10% और टाइम आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। अगर एस पी दिया होता तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा के उसको सॉल्व कर लेते। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, कहीं पे ना फार्मूला लिख लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि अगर सिंपल इंटरेस्ट हो तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी का, और आई इज इक्वल टू पी आर टी होता है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो हम फार्मूला लगाते हैं एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर, और टी इतना तेज़ होता है कि वो ऊपर चढ़ जाता है। इसका आई का फार्मूला थोड़ा सा मुश्किल होता है, आई इज इक्वल टू 1 प्लस आर रेज टू पावर टी माइनस 1, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है जी। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी आ जाए तो आर को एन से डिवाइड करना होता है, टी को एन से मल्टीप्लाई करना होता है।
सिमिलरली r को n से डिवाइड करना होता है, t को n से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये फॉर्मूलाज हैं हमारे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो हमने पढ़े। ये पहला क्वेश्चन है जो हम करने लगे हैं। इससे पहले जो क्वेश्चंस थे वो इसलिए मैं सस्पेक्ट करता हूँ कि आप लोग क्योंकि रिपीट कर रहे हैं तो आपको बेसिक सवाल तो आते हैं कि जी एस ये है, पी ए है, आर बताएं कितना होगा। तो एक फार्मूला के अंदर जो 4 फैक्टर्स दिए गए हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल इस फार्मूले की अगर हम बात करें तो इसमें 4 चीज़ें हैं, एस, पी, आर और टी। इन 4 में से 3 चीज़ें दी गई हो तो चौथी चीज़ कैलकुलेट करना इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। जो चीज़ आपको पता है वो आप पुट करें, जो चाहिए वो उसको रीअरेंज करके कैलकुलेट कर लें। अगला जो प्रॉब्लम आती है ना वो यहाँ पे आती है कि जब आपको 3 चीज़ें नहीं पता। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में जब वो कहता है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू इंक्रीज या डिक्रीज या डबल या 1/3 या 1/5 हो, तो इसमें एक चीज़ को इन टर्म्स ऑफ अनदर थिंग जो है वो एक्सप्लेन किया होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि P इज इक्वल टू x, तो S जो है वो डबल हो जाएगा तो उसको हम 2x रख लेंगे। ठीक है, P को x रखें, S को 2x रखें। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर टी। S जो है वो 2x रखें, Px रखें, 1 प्लस आर है जी 0.1 और टाइम आपने फाइंड आउट करना है। x x से कट जाएगा, वाह क्या बात हो गई, ये हो गया 2 1 प्लस 0.1 t, ये ब्रैकेट नहीं लगाते, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 0.1 t, यू हैव टू फाइंड आउट द t, 1 ओवर 0.1, तो t इज इक्वल टू 10 और t हमेशा ईयर्स में होता है। ठीक है, नजर आ रहा है? ठीक हो गया। तो डबल हो ट्रिपल हो, लेट सपोज इसी क्वेश्चन में मैं ये कहता हूं कि S जो है वो P का 1/3 है, मतलब 3/4 है, ज्यादा वाली अमाउंट की तरफ जाते हैं कि S में T जो है P का 5/3, तो हम P को x रख लेंगे और y को 5/3 ऑफ x रख लेंगे। ठीक है, जितना भी जो भी इंक्रीज या डिक्रीज या जो भी उसमें फैक्टर बता रहा है, जो भी क्वेश्चन है वो आप रखेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, डस्टर जो है ये हमें चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सर्टेन अमाउंट इज x। एक अमाउंट है विच इज अननोन लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू x है। ठीक है, तो p x है और फ्यूचर वैल्यू हमने शायद फाइंड आउट करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13%। ठीक है, आफ्टर 5 years व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट इन टर्म्स ऑफ x। ये भी सवाल ऐसा है जो बच्चों को ना तंग किया करता था बहुत, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। 2 स्टेप्स हैं जी इस क्वेश्चन के। उसने कहा है कि एक अमाउंट है जो कि फ्यूचर में है, आपको नहीं पता वो क्या है, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू x है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू x है। ठीक है, रेट है, रेट कितना है जी 13% और टाइम कितना है, ठीक है, ठीक है, सर्टेन अमाउंट, ठीक है जी, वो ऊपर भी वैसे तो अमाउंट क्वेश्चन होना चाहिए 5 years। ठीक है, तो आपने ये अमाउंट फाइंड करनी है, यानी कि S फाइंड आउट करना है, P आपके पास है X। ठीक हो गया, टाइम है 5 years। अब जो आंसर आएगा ना दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ x, उसमें x होगा उसके साथ। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट है S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर टी। S जो है वो हमारे पास अननोन है, यही तो हमने फाइंड करना है, P x आएगा 1 प्लस 0.13 इंटू 5। ठीक है जी, तो x होगा 1.65x। तो ऐसे भी हो सकता है कि आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ x आ जाए, जिसके ऊपर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हम लोग ट्रिकी क्वेश्चंस कर रहे हैं कि हमारे ट्रिकी क्वेश्चंस क्या क्या हैं, किस तरीके से आ सकते हैं। अगला सवाल है जी, सपोज एन अमाउंट ऑफ x इज इन्वेस्टेड एंड द इन्वेस्टमेंट एंड द इन्वेस्टेड रिसीव्ड द 3 times ऑफ x। ओके, आपने x इन्वेस्ट किया था, आपको 3 times ऑफ x मिल गया, यानी कि x जो है वो आपका P बन जाएगा। ठीक है, और S जो है वो 3x बन जाएगा। उसी बात को करने का एक और तरीका है। ठीक है जी, इंटरेस्ट रेट 10% है
हाउ लॉन्ग विल इट रिक्वायर टू बी इन्वेस्टेड फॉर सच ए बिग अमाउंट, टी फाइंड आउट करना है, सेम सवाल है ये तो आप आई एम श्योर के कर लेंगे। इसमें पी एक्स है, एस जो है वो 3x रखेंगे। ठीक हो गया जी, अगला सवाल देखते हैं। ए सम ऑफ मनी वुड डबल इटसेल्फ इन 10 years, द नंबर ऑफ years इट वुड बी 4 times इज। कुछ पैसे डबल होते हैं 10 सालों में, वो 4 गुना कितनी देर में होंगे? ठीक है, यस यस, आपको इसका मतलब है कि ये कैलकुलेशन आती है, ये सवाल आपने किए हुए हैं। अच्छा, आपने लॉजिक से बताया है, फिर तो यार मेरा ख्याल है अगली दफ़ा आप ही पढ़ा रहे होंगे। हाँ नहीं मतलब इट इज़ वेरी रेयर के कोई बच्चा जो मेंटली इतना स्ट्रांग होता है कैलकुलेशंस में, जिसको जो है ना वो जिसके साथ मेरा सामना होता है, वरना क्लास में अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर हमें सारी ज़िंदगी मैथ कभी पसंद नहीं आया। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, ऑडियंस के लिए भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके 2 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि वो पैसे 2 गुना कितनी देर में होते हैं। ठीक है, हमारे पास टाइम और रेट आ जाएगा। जब हमारे पास रेट आ जाएगा फिर हम उसी रेट के ऊपर कैलकुलेशन करते हुए उसको 4 गुना करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने रेट देखना है कि अगर पैसे डबल जो होते हैं वो 10 साल में होते हैं। ठीक है, ये डबल छाप वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है मुझे तो। एक डबल छाप के बाद एक ट्रिपल पीर भी आया था, पता नहीं क्या ट्रिपल छाप, वो एक्चुअली वो वही वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का पार्ट 1 यही वाला क्वेश्चन होगा। हमने रेट फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज कि वो नहीं किया हुआ हमने, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हम सबसे पहले रेट फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द रेट। ठीक है, कि पैसे 10 सालों में डबल हो रहे हैं। चले आपके लिए चैलेंजिंग बनाने के लिए मैं इसको कहता हूं कि पैसे 5 सालों में डबल हो रहे हैं। आप ये समझे कि यहाँ पे 10 की जगह पे 5 लिखा हुआ है कि पैसे जो हैं वो 5 सालों में डबल होते हैं। तो ज़रा ये बताएं कि वो 4 गुना कितनी देर में होंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जी टाइम जो है वो 5 साल है और p हम लोग x रखेंगे, तो s हमारा 2x हो जाएगा। अब हम लोगों ने रेट फाइंड आउट करना है, तो रेट क्या बनेगा बताओ ज़रा? 20%, बिल्कुल ठीक है। फाइंड आउट कैसे करेंगे? s इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर टी 2x x 0 पॉइंट नहीं, रेट तो फाइंड आउट करना हमने, x और टाइम कितना है जी 5, x मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 5x। तो x से कट जाएगा, इसको रेट r लिखना चाहिए हमें, क्योंकि x हम लोग ऑलरेडी डोनेट कर चुके हैं, x ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं। तो ये 1 तो जाके माइनस हो जाएगा, 1 रह जाएगा, 5r, r विल बी इक्वल टू 1/5, 0.2, 20%, 1/5, 50%। 20%। वन ओवर 5, 0.2, 20%। ठीक हो गया, 20% का रेट हो गया जी। अच्छा जी, 20% के रेट अब आपको पता चल गया। अब आपने टाइम फाइंड आउट करना है। P आपका x होगा, S जो है वो 4x होगा और R जो है वो आपने 20% रखना है। ठीक है, तो इफ़ यू गो विथ सिंपल इंटरेस्ट, S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर टी, P जो है वो आपका है x, S है 4x, 1 प्लस रेट है 0.2, टाइम है टाइम 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 आपने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया जी, x से कट जाएगा, 3 रह जाएगा, 0.2 टाइम्स, ऐसे ही है। x उधर x से जाके माइनस होगा ना, नहीं कटेगा, 4 बचेगा इधर, 4 1 इधर -3, 0.2, टाइम कितना बना जी 15 ईयर्स। 15 ईयर्स 5 सालों में डबल होता है, 4 गुना 15 सालों में होगा। ठीक है, क्योंकि हर 5 साल के बाद उसमें उतना ऐड हो जाता है ना। तो 1 था, उसमें 5 सालों बाद ऐड हुआ 1 मजीद, तो वो 2 गुना हो गया। फिर उसमें 2 दफ़ा 5 साल और लगेंगे, तो वो 15 सालों में जो है वो डबल होगा, तो 4 गुना होगा। ठीक हो गया जी। इस तरह के क्वेश्चंस में अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो वो हमने डिस्कस कर लिए हैं।
अच्छा जी, अगला सवाल जो है वो शायद आसान ही होगा, उसको देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब मुझे नजर आना शुरू है। A total of 14,000 is invested for a year, part at 5% and the rest at 6%. If the 740 is the total interested amount, interest amount invested at 5% is। दो पार्ट्स में कभी कभार इन्वेस्टमेंट आपको दे दी जाती है और दोनों पार्ट्स का इकट्ठा जो है वो इंटरेस्ट दे दिया जाता है, ठीक है। इट इज़ जस्ट अलजबरा, ये कोई इतनी मुश्किल साइंस नहीं है। अगर आप बात करें गौर से देखें तो यही 3-4 फार्मूले हैं जो अप्लाई होने हैं, लेकिन आगे मजीद इसके अंदर वो चेक करता है कि आपका अलजबरा वगैरह कैसा है, आप क्या अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं कि नहीं। तो दो पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट होगी, 14,000 के दो पार्ट्स बनेंगे, 14,000 दो पार्ट्स में इन्वेस्ट हुआ है। सवाल को और गौर से देखते हैं। 14,000 इन्वेस्ट हुआ है फॉर ए ईयर, एक पार्ट उसका 5% पे और एक पार्ट उसका 6% पे इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ जी एक्स इन्वेस्ट हुआ है 5% पे, और जो दूसरा है उसे हम वाई भी कह सकते हैं, उसे 14,000 माइनस एक्स भी कह सकते हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप वेरिएबल्स जो अननोन है उसको कम से कम रखें, ये एक टेक्निक होती है, ये एक टोटका होता है। तो आपने क्या किया, इसको 14,000 माइनस एक्स रख दिया। 14,000 माइनस एक्स जो है डेट इज 6%, ये 6% के ऊपर इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है। तो उसने कहा कि पार्ट इज इन्वेस्टेड एट 6% एंड पार्ट इज 5%। टोटल इंटरेस्ट 740 आया है, यानी कि इंटरेस्ट फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट अगर हम उनको जमा करें तो 740 आता है। ये इंटरेस्ट कितनी देर का है, 1 साल का है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू पी आर टी, और इसका भी फार्मूला होगा जी पी आर टी। तो ये 740 बनते हैं, ठीक है। अगर हम इसका पी आर टी कैलकुलेट करें, ठीक है, बड़ा हैवी जो है ना वो मार्कर है, और डस्टर बेचारे की जो है ना वो सेहत उतनी नहीं है। अच्छा, पी आर टी, पहला प्रिंसिपल कितना है वी डोंट नो, एक्स है, इसका रेट कितना है 0.05, इसका टाइम कितना है 1 ईयर्स। दूसरा है हमारे पास 14,000 माइनस एक्स, 14,000 माइनस एक्स, रेट कितना है, रेट है 0.06, टाइम कितना है 1 साल। तो ये 740 बनते हैं। अब आगे आपकी कैलकुलेशन है, हाउ फास्ट यू कैन सॉल्व दिस। इट इज 0.05x एंड इट इज 14,000 मल्टीप्लाई बाय 0.06, कितना बनता है 14, 70, 84, 8,400, 14,000 है ना, हाँ ठीक है। 840 माइनस 0.06x इज इक्वल टू 740। आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। 0.06x और 0.06x और 0.05, 0.01x इधर आ जाएगा, इधर -100 आ जाएगा। तो x जो है वो कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है। अच्छा, 10,000 है टोटल x, अगर x 10,000 है तो 14 माइनस x 4,000 होगा। उसने ये पूछा था कि वो अमाउंट जो 6% पे इन्वेस्ट हुई है वो कितनी है, और वो है 4,000, ठीक है। अच्छा, 5% वाली पूछी थी, 5% वाली जो है वो 10,000 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज तो माशाल्लाह से टाइम में बहुत बरकत है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, जॉन इन्वेस्टेड मनी इन 2 स्कीम्स A एंड B ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर एनम, PCPA का मतलब है परसेंट पर एनम, एंड 10% पर एनम रिस्पेक्टिवली। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड थ्रू 2 स्कीम्स टुगेदर इन 2 years was 2075 and the total amount invested was rupees 15,000, find out the amount invested in scheme A। बिल्कुल ही सेम सवाल है, बिल्कुल ही सेम सवाल है। वो 14,000 की जगह 15,000 हो जाएगा, ठीक है। एक x हो जाएगी, एक 15,000 माइनस x हो जाएगी। एक 5% पे इन्वेस्ट हुई है, एक 10% पे इन्वेस्ट हुई है, उधर 6% लिखा हुआ है। एक इनके ऊपर 1 साल के इंटरेस्ट की बजाय 2 साल का इंटरेस्ट है,
तो आई थिंक कि ये तो अब सॉल्व हो गया है. वी शुड कंसिडर्ड दिस क्वेश्चन सॉल्व्ड. ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है. अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई. अगला क्वेश्चन है ए सम ऑफ मनी वुड अमाउंट टू रुपीज 6,200 इन 2 years एंड 7,400 इन 3 years. असल में ना ये स्लाइड्स आपके पास आ जाएंगे सॉफ्ट में, तो आपको पता चलेगा. ऊपर मैंने कुछ टाइप्स डिफाइन की हुई हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है. ये ऐसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें दो सिनेरियोज को इकट्ठा सॉल्व करने से हमारा आंसर आता है. इसमें दोनों ही अननोन वेरिएबल्स हैं और इन दो अननोन वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमें दो सिनेरियोज चाहिए होते हैं. तो जब हम इन दोनों सिनेरियोज को सॉल्व करेंगे इकट्ठा तो हमारे पास आंसर आएगा. सवाल है ए सम ऑफ मनी वुड अमाउंट टू रुपीज 6,200 इन 2 years. अच्छा, एंड 7,400 इन 3 years. प्रिंसिपल अमाउंट भी फाइंड आउट करनी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है. प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये दोनों हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं. तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग, मेरा ख्याल है कि मैं रेड मार्कर से नहीं लिखता क्योंकि ये असल में सही से मिट नहीं रहा. हाँ बिल्कुल, रेड मार्कर छोड़ देते हैं. फिर मेरे पास एक नीला मार्कर है और एक मजीद नीला मार्कर है. ठीक है. अच्छा, अब ये दो सिनेरियोज हैं. हमारे पास जो अननोन वेरिएबल्स हैं वो क्या क्या हैं. हमारे पास इंटरेस्ट रेट भी अननोन है, प्रिंसिपल भी अननोन है. तो प्रिंसिपल अमाउंट अननोन है, रेट भी अननोन है, हमें टाइम दिया हुआ है और फ्यूचर वैल्यू दी है. टाइम है जी 2 साल और फ्यूचर वैल्यू है 6,200. और जो दूसरा सिनेरियो है वो है प्रिंसिपल अमाउंट अननोन है, रेट अननोन है, टाइम है 3 साल और फ्यूचर वैल्यू है कितनी, 7,400. ये दो सिनेरियोज दिए हुए हैं. इस तरह के क्वेश्चंस में हमने दो अननोन वेरिएबल्स को पैरेलल सॉल्व करना होता है. जब दो अननोन वेरिएबल्स हों तो हमें दो सिनेरियोज चाहिए. ठीक है, दो अननोन वेरिएबल्स हों तो दो सिनेरियोज चाहिए. 3 अननोन वेरिएबल्स में 3 सिनेरियोज चाहिए होंगे, लेकिन मजे की बात है कि यहाँ पे 3 अननोन वेरिएबल्स जो हैं उस तरह का कोई सवाल है नहीं. अगर होता तो हम तीनों की इक्वेशंस बनाते, उनको पैरेलल सॉल्व करते. साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका कैलकुलेटर पे आपको आता है. हम दोनों सिनेरियोज से इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. दिस इज हाउ वी टैकल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. इस तरह के क्वेश्चंस हमने टाइप 1 में भी पढ़े थे, लेकिन उसमें उसने बताया था एक अननोन वेरिएबल दूसरे अननोन वेरिएबल की टर्म्स में बताया था. यानी कि उसने कहा था कि वो डबल हो जाएगा, वो ट्रिपल हो जाएगा, वो 1.5 गुना हो जाएगा. ठीक है, वो इतना रह जाएगा, वो उसका इतने % है. तो हम एक को x रखते थे, दूसरे को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्लेन करके सॉल्व कर देते थे. बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चलना पड़ेगा. हम लोग कहेंगे जनाब कि हमारा जो फॉर्मूला है S = P × 1 + RT. अभी सारे क्वेश्चन हमारे सिंपल चल रहे हैं. अगर यही वाले सारे क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट के सिनेरियो में भी आ जाएं तो सिर्फ फार्मूला चेंज होगा. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया क्या है. अब फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का आपने अप्लाई करना है. और इसी तरह के सवाल अगर आप मेरी बुक में देखें ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इसी तरह के क्वेश्चंस मौजूद हैं. ठीक है जी, हम S कहते हैं, S का हमें पता है 6,200 है. P का हमें नहीं पता, P लिख देते हैं यहाँ पे. रेट का हमें नहीं पता, टाइम 2 years. ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं. हम लोग कहते हैं 6,200 और P इधर रहने देते हैं. ठीक है, अब सिंप्लीफाई करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं. मैं ऐसे करता हूँ कि P इधर रहने देता हूँ और इधर ले जाता हूँ 6,200 डिवाइडेड बाय 1 + 2R. इस तरफ भी करते हैं यही काम. हम कहते हैं S = P × 1 + RT होता है. S जो है वो हमारे पास है 7,400. P हमें अननोन है, रेट भी अननोन है, टाइम 3 years है. सिर्फ P इधर रहने देते हैं, 7,400 डिवाइडेड बाय 1 + 3R. ठीक है, इन दोनों सिनेरियोज को हमने साइमल्टेनियसली मतलब एक दूसरे के साथ सॉल्व किया और यहाँ पर ले आए जहाँ पे ये इस वक्त मौजूद है. अब यहाँ से हम क्योंकि ये अज्यूम क्या करते हैं, ये बताया हुआ है, ये एक ही सिनेरियो के
ये एक ही सिचुएशन के दो सिनेरियोज हैं, एक ही सिचुएशन है ना, इन दोनों सिचुएशंस में P सेम होगा, ये वाला P भी सेम है और ये वाला P भी सेम है। तो अगर दो इक्वेशंस ऐसी हों जिनकी राइट हैंड साइड बराबर है तो वी कैन से कि उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर है। 6200 इंटू 1 प्लस 2r इज इक्वल टू 7400 इंटू 1 प्लस 3r। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 प्लस 3r उधर जाके मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस 2r इधर लाके मल्टीप्लाई कर दें और यहां से आपका निकलाएगा r। ठीक हो गया, यहां से आपका क्या निकलेगा r, कितना निकलेगा करेंगे कि यहाँ यहीं पे कर लें फिर। तो ये बनेगा 6200 18600 r और ये बनेगा 7400 और 14400 r। ठीक हो गया, 14400 उधर ले जाते हैं, 18600 में से 14400 माइनस करें तो 600 और ये 4200 बनता है मेरे ख्याल से, और ये बनता है कितना 4200 बनता है, 18600 14400, 18600 में से 14400 माइनस करना ना तो 4200 बनेगा, 4200 और ये कितना बनेगा 1200, 4200। कैलकुलेटर कौन सा आपके पास, कैलकुलेटर कौन सा आपके पास, FX 991 ES प्लस दिखाएं, मुझे तो कोई और लग रहा नहीं। तो आप एग्जाम में तो मोबाइल नहीं ना लेके जा, अच्छा बारह बटा 42 का, तो फिर कहीं पे ऊपर प्लस माइनस कहीं पे गलत हो गया होगा। 6200 6 18 18600 7 दूनी 14 14800, यस 14800 है ये। तो 400 माइनस होगा, 200 माइनस होगा, कितना बनेगा जी 4200 बचेगा। अच्छा 6200 7400, आगे चलें, कितना बनता है 200 और 3600, 200 और 3600 3800 बनेगा, 3800 नहीं बनेगा ये। आप करें जरा कैलकुलेटर, 18600 14800, 3800। तो अब आप अगर करेंगे 1200 डिवाइडेड बाय 3800 तो कितना बनेगा, नहीं नहीं ये नहीं सही, नहीं आंसर ही कहीं पे गलती हुई है हमारी। कहाँ पे गलती हुई है, 2 सालों में कोई अमाउंट तो नहीं गलत लिखी, 6200 7400, 31.57%, ठीक है फिर यही होगा 31.57%। ठीक है, थोड़ा अनइवन निकल रहा था तो इसलिए शायद हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे। 31.57%। अब आपके पास R आ गए, अब आप R में क्या कर सकते हैं, किसी भी एक सिनेरियो में R पुट करके तो आप प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। $3,800 31.57%, ठीक है। अच्छा इसका ना एक और तरीका भी है, मेरे ज़हन में आ रहा है, पता नहीं करके देखते हैं, हो सकता है हमारा सेम आंसर आ जाए। ये ना 2 कंसेक्टिव ईयर्स हैं, 2 कंसेक्टिव ईयर्स हैं, एक दूसरे साल का और एक तीसरे साल का है। दूसरे और तीसरे साल की फ्यूचर वैल्यूज के दरमियान में जो फर्क होता है वो कितना होगा,
1 साल का इंटरेस्ट होगा, बिल्कुल। दूसरे और तीसरे साल की फ्यूचर वैल्यू में जो फर्क होगा वो 1 साल का इंटरेस्ट होगा। तो अगर हम कहें कि इंटरेस्ट, देखें ना, एक 2 साल है, एक 3 साल है ना, एक 2 साल है, एक 3 साल है, तो तीसरे साल के इंटरेस्ट और दूसरे साल के इंटरेस्ट में जो फर्क होगा, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ 3rd ईयर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ 2nd ईयर, इन दोनों के दरमियान में जो फर्क होगा वहां से भी हम लोग अपना प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों की फ्यूचर वैल्यूज में फर्क निकालते हैं। S3 माइनस S2 कितना बनता है? 1200। S3 माइनस S2 जो है वो 1200 बनता है। ये है इंटरेस्ट ऑफ ईयर 3, तीसरे साल का इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ ईयर। तो अगर मुझे ये पता चल जाए तो भी मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, वैसे रहने नहीं, ये लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, दफा करें, इसी सिनेरियो से सॉल्व करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड फॉर T years, ना सम बताया ना टाइम बताया। It amounts to ₹400 at 10% simple interest per annum, but when invested at 4% simple interest, it amounts to ₹200। टाइम बता दें, सेम सिनेरियो है, सेम तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। टाइप चेंज हो गई है, टाइप 5। इसको मैं कहता हूँ ये स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ए पर्सन इन्वेस्टेड ₹25,000 इन ए सेविंग अकाउंट पेइंग 12% इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया है, ठीक है जी, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, 12% इंटरेस्ट कंपाउंड सेमी एनुअली। आफ्टर 3 years ही withdraws 20,000 from the account and invest in a certificate of deposit paying 12% interest compound monthly। कितने निकाले? 20,000 निकाले, सारे भी नहीं निकाले, ठीक है, 20,000 निकाले और उनको कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, लिविंग द रिमाइंडर इन द सेम सेविंग अकाउंट, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर उसी तरह से 12% ही लगता रहा। हाउ मच इन हिज टोटल कंपाउंड अमाउंट 2 years, हाउ मच इज हिज टोटल कंपाउंड अमाउंट 2 years आफ्टर द परचेज ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। उसने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट परचेज कब किए थे? जब उसने 25,000 निकाले थे, 20,000 निकाले थे और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 12% का परचेज किया था। इस तरह के क्वेश्चंस में एक टाइमलाइन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एक टाइमलाइन अच्छी सी ड्रॉ कर लेना तो फिर आपके लिए चीज़ों की कैलकुलेशन आसान होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लें तो ज़्यादा आसानी होती है। बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक आपने कहा है। हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? 25,000 से। सेविंग जो कि 12% कंपाउंड इंटरेस्ट, मुझे ज़रा इन्फॉर्मेशन प्लॉट कर दे। 25,000 से हमने स्टार्ट किया है और ये जो है ये इंटरेस्ट रेट कितना है इसके ऊपर? 12% कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंड सेमी एनुअली, तो N2 बन जाएगा, ठीक है। ये कितनी देर तक इन्वेस्ट रहे? 3 years तक। तो यहाँ पे कुछ अमाउंट बन गई होगी, इस अमाउंट में से उसने माइनस किया कितना? 20,000, और 20,000 जो है ये उसने आगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे इन्वेस्ट किया है। इसका रेट कितना था? 12%। कंपाउंडिंग कितनी थी? मंथली कंपाउंडिंग थी, ठीक हो गया। और टाइम कितना था? टाइम नहीं पता, टाइम नीचे से हमें पता चलेगा कि उसने कहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट परचेज करने की कितनी देर के बाद आपको फ्यूचर वैल्यू चाहिए, तो टाइम 2 years है। इसका मतलब है जो यहाँ पे बची रह गई अमाउंट वो किस अमाउंट पे इन्वेस्ट होगी, वो भी तो है ना। हाँ, लेकिन रिमेनिंग भी तो फर्दर इंटरेस्ट उसके ऊपर लगता रहा ना, रिमेनिंग के ऊपर भी फर्दर इंटरेस्ट लगता रहा, रिमेनिंग के ऊपर इंटरेस्ट वही वाला लगता रहा 12%, और ये टाइम 2 years है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपको 3 दफा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, 3 दफा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक दफा हम लोग इस 25,000 को की फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किसी भी आइटम की फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने को कंपाउंडिंग करना कहते हैं। क्या करना कहते हैं? इसको मैं कंपाउंड करके यहां पे ले आऊंगा, फिर क्या करेंगे?
और ऊपर वाला अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 कैलकुलेशन करते हैं। पहली कैलकुलेशन है S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R रेज टू पावर T कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, R ओवर N T इंटू N। ठीक है जी, हम लोग फाइंड आउट करेंगे 25,000, कैलकुलेटर्स निकाल लें। रेट है हमारा जनाब 12% और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है 2 की, टाइम है हमारा 3 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आपने मुझे बताना है कि आपकी टोटल आंसर कितना आता हुआ होता करता है। 4 ठीक है, दिखाएगा आपने कैसे किया। 0.12 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 35,463 आ गया जी। 35,463 ये हम यहाँ पे लिख देंगे, 35,463, उसमें से माइनस होगा 20,000। अब जो 20,000 है उसके ऊपर हम लोगों ने क्या लगाना है, रेट लगाना है 12%, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी लगानी है 12 की, टाइम लगाना है 2 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 12। ये बताएं कितना आता है। ये उसी को आप जो आपने नोटेशन बनाई है उसमें अमाउंट्स और ऊपर नीचे ये जो आर है ये एन चेंज करके आपके पास आंसर आ जाएगा। 20,000 इंटू 1 प्लस यानी कि 1.01 रेज़ टू पावर 24। अच्छा, कैलकुलेटर पे पुट करते हुए ना, इधर देखें मेरी बात सुने, कैलकुलेटर पे पुट करते हुए ना थोड़ा सा जरा गौर से भी देख लिया करें। जैसे अभी आपने 3 मल्टीप्लाई बाय 2 को 6 करके लिखा है ना, यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हैं कि 1.1 रेज़ टू पावर 24 लिखना है असल में आपने। तो 20,000 कैलकुलेटर पे पुट ही ऐसे करें, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 रेज़ टू पावर 24, 0.12 डिवाइडेड बाय 12 1.01, 1.01 रेज़ टू पावर 24 और ये 20,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1.01 रेज़ टू पावर 24 25,395। तो ये जो है ये वाला 20,000 ये था 25,395। अब एक और कैलकुलेशन रह गई है, यस वो 15,000 पे करनी है। क्यों? क्योंकि ये टोटल 35,000 था, उसमें से 20 निकल गया है, रिमेनिंग 15,463 पे हम लोगों ने अगली कैलकुलेशन करनी है। 15,463 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितना बनेगा 1.06 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 15,463। 19,000 अब 19,522 और 25,395 इन दोनों को जमा करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में 44 मैं वही बताने लगा 4491 44917। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में अक्सर औकात राउंडिंग की वजह से आपका आंसर डिफरेंट आता है। तो जब आपका आंसर डिफरेंट आए तो आपने उसका क्लोजेस्ट पॉसिबल जो है उसको टिक करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा होगा, आपका फर्क बहुत थोड़ा सा। अगर ये 917 है तो ये 600-700 की रेंज से लेकर 45,200 तक समथिंग आ सकता है। अगर आपका आंसर 46,000 आया ना तो आपने ये नहीं कहना कि अच्छा ये बस 100 और 83 का 1083 का ही फर्क है, बस ऐसे नहीं करना। तकरीबन समझ लें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें वेरिएशन हो सकती है वो 1% टाइप की हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी, जैसे इसमें जो है 1% इसका कितना होगा, इसका 1% होगा 1 2 450 टाइप। ठीक है, 450 का आपका इसमें डिफरेंस आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा।
ठीक है, इससे ज़्यादा का अगर डिफरेंस है, वैसे तो 450 भी बहुत बड़ी रेंज मैंने बताई है, इससे ज़्यादा डिफरेंस हो अगर तो आपने फिर जो है ना वो ज़रा गौर से देखना है कि कहीं पे कुछ कैलकुलेशन में गलती तो नहीं है। हमारे पास हैं 5 मिनट्स, हम एक और सवाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं जी, स्टेप बाय स्टेप का सवाल है और मेरा ख्याल है कि ये भी नाराज़ हो गया अब, वो ठीक हो गया। ठीक है, सवाल है एडम borrowed some money at the rate of 6%, 6% पे उसने अमाउंट बोरो की है, for the first 2 years at the rate of 9% per annum, for the next 3 years at the rate of 14% per annum, and for the period beyond 5 years 14% का उसको इंटरेस्ट रेट लगेगा। अच्छा, 6% लगेगा पहले 2 साल में, 9% लगेगा तीसरे, चौथे और 5वें साल में, और 14% लगेगा उसके बाद जितने साल तक भी उसका इंटरेस्ट है, उसके पास वो अमाउंट है। इफ ही पेज ए टोटल इंटरेस्ट ऑफ 11,400 एट द एंड ऑफ 9th ईयर, हाउ मच मनी डिड ही बोरोड। पहला सवाल ये है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। उसकी रीजन ये है कि कोई भी उसने ये बात नहीं बताई, कोई ऐसी चीज उसने नहीं बताई जिससे हमें लग रहा हो कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। ठीक है, सो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। हम इस सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जी। आसान है, टाइमलाइन बनाएंगे फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बस 1 मिनट में मुझे ऑनलाइन ऑडियंस के लिए इसको करा लेने दें। ये है जनाब 2 इयर्स, आपने कुछ प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट की, इस टाइम के दौरान आपको रेट लग रहा है 6%। ये है जी 5 इयर्स तक, इस टाइम के दौरान आपको रेट कितना लग रहा है 9%, और इस टाइम पे आपको रेट लग रहा है 14%, और ये आपके 9 इयर्स पूरे हो जाते हैं। अब आपने फाइंड आउट ये करना है कि आपकी ओरिजिनल अमाउंट कितनी है। तो आपके पास 9 सालों का इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑफ 9 इयर्स, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट 3 इयर्स प्लस इंटरेस्ट ऑफ क्या कहते हैं उसे, फर्स्ट 2 इयर्स है, फिर 3 से 5 इयर्स है, और फिर इंटरेस्ट ऑफ 5 से 9 इयर्स है। ये उसने बताया हुआ कितने, इंटरेस्ट ऑफ 9 इयर्स 11,400। तो आपका पहले 3 सालों का इंटरेस्ट होगा P इंटू 0.06, और रेट कितना होगा जी, टाइम कितना है 2 साल, प्लस P 0.09, टाइम कितना है जी 3 साल, एडिशनल टाइम लेना आपने, और P मल्टीप्लाई बाई 0.14 मल्टीप्लाई बाई 3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ 3 नहीं, ये होगा 4। ठीक है, 4 साल एडिशनल ईयर्स। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक और सवाल कंपनी की मशहूरी के लिए, ओए यस, देखना पड़ेगा। A sum of 725 is lent in the beginning of a year। 725 रुपए जो है वो उधार पे दिए गए हैं साल के शुरू में। After 8 months, a sum of 362.50 more is lent, but at the rate twice the former। पहले वाले से डबल रेट पे दे दिया। At the end of the year, rupees 33.50 is earned as interest from both of the loans. What is the original rate of interest? इसी तरह का सवाल है जैसा ये अभी हम लोगों ने किया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है आपने। अगर आप टाइमलाइन बना लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है जी, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो हम लोग कहते हैं जी साल शुरू हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने 725 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 8 महीने गुजरे, कितने पैसे और दे दिए 362.50। 362.50 जब साल पूरा हुआ, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट था वो x था, टाइम था 8/12, टाइम हमेशा ईयर्स में लेना है, और उसके बाद 362,50 रुपये मजीद दे दिए। क्या ये कहा है उसने कि 725 वापस ले लिए? नहीं, तो 725 के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, और 362.5 के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 4 महीनों का लगेगा, क्योंकि वो 8वें महीने में दिए गए थे।
तो इन दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके टोटल करेंगे तो वो कितना बनेगा, उसने बताया हुआ है 32.5 33.50 33.50 is earned as interest from both the loans, ठीक है। तो 33.50 हमारे पास दोनों लोन्स का इंटरेस्ट आ गया है। तो ये किसके इक्वल है, इंटरेस्ट ऑफ लोन ए प्लस इंटरेस्ट ऑफ लोन बी इज इक्वल टू 33.50। पहला जो है 725 रुपए के ऊपर 10% नहीं, अननोन वैल्यू है, रेट ही तो अननोन है, वही तो हमने फाइंड आउट करना है। रेट है जी लेट सपोज x या r लिख लेते हैं, आसानी होती है, बेहतर है r लिख लिया, और टाइम है जी 12/12 1 ईयर। इंटरेस्ट ऑफ b 362.5, रेट 2r, ठीक है 2r, डबल है ना, ट्वाइस द रेट लिखा हुआ है, इसको r स्क्वायर नहीं करना, r प्लस r डबल करना है, और ये है जी 4/12, तो ये 33.50 r है। तो r अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इट इज़ अ सिंपल कैलकुलेशन, राइट। अच्छा जी, अब आपकी बुक में जो भी सवाल हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के, वो सारे ही आप कर सकते हैं, और हम लोगों ने सवाल ही वो वाले पकड़े हैं जो कि आपको तंग करते हैं, ठीक है। आगे भी कुछ सवाल हैं कंपैरिजन एंड लॉजिकल क्वेश्चंस, वो कल आप देखेंगे जो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, उसके अलावा आपकी बुक में जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी सवाल हैं वो आप करें। अगर आपको कोई सवाल समझ नहीं आएगा वो आप कल ले आए, कल हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलें फिर क्लास को कंक्लूड करते हैं भाई, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।